भाभी दुल्हन बनी मेरी माँ के पास खड़ी एक एक चीज कार्टन से निकाल कर अम्मा को दिखा रही थी। बारिश का जोर अब मजीद तेज हो चुका था। बारिश का तेज होना था कि बिजली गरजते ही लाइट भी चली गई। हर सू अंधेरा छा चुका था। न जाने मेरी अम्मी ऐसा क्यों कर रही थीं। बेचारी भाभी तो पहले ही डरी सहमी थी। अब अम्मी का रवैया देखकर तो वो और ज्यादा घबरा चुकी थी। वो हाथ में चीजों की लिस्ट पकड़े खड़ी थी और एक एक चीज का नाम लेकर भाभी से पूछ रही थी कि फलां चीज किधर है, क्या फलां सामान लाई हो। इस वक्त जब दुल्हन को अपने कमरे में बैठकर दूल्हे का इंतजार करना चाहिए था, वही मेरी भाभी स्टोर रूम में खड़े डिब्बे और कार्टन खोल खोल कर सास को सामान दिखा रही थी। लाइट गई तो हर सूंगुप अंधेरा हो गया। मेरी माँ फौरन गर्जदार लहजे में बोली, बहू, इमरजेंसी लाइट कहाँ है, जरा ऑन तो करो। कैसा होलनाक अंधेरा फैला हुआ है। मेरा तो जी घबराता है इस अंधेरे से। एक अदर टॉर्च तो लाई हो ना। अम्मा के मुंह से ये सुनकर मेरी भाभी को चुप लग चुकी थी। इसे चुप देखकर अम्मा ने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और एक बार फिर तंजिया लहजे में बोली, क्यों तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक अदर टॉर्च देकर नहीं भेजा। इसी पल बाहर बादल गरजे थे और तभी लाइट भी वापस आ चुकी थी। मौसम ठंडा था मगर भाभी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। इनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, आंखों में आंसू भी थे। फौरन हड़बड़ा कर बोली, हाला, इन्होंने मुझे हर वो चीज दी है जो वो दे सकते थे और जो लिस्ट में लिखा था, बस एक लाइट ही नहीं आई। भाभी का चेहरा यूं सुर्ख था कि गोया अभी दाढ़ी मारकर रोने लग जाए। अम्मा ने बगैर लिहाज किए खड़े खड़े भाभी को बातें सुना दी और बोली कि मंगवाओ टार्च सुबह तक, समझी। एक टार्च तो दे नहीं सके, बात करते हैं। अम्मी के अल्फाज भाभी को बुरे लगे थे। मैं जानती थी वो कमरे से बाहर गईं तो मैं भाभी के पास चली आई। अभी इनके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो मुझसे दीवानावार लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। इनकी हिचकियां बन चुकी थीं। वो रोते हुए बोली कि फिरदौस, तुम नहीं जानती मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से ये जहेज इकट्ठा किया है। इन्होंने हर वो शय दी जो तुम्हारी माँ ने कही थी। यकीन मानो, मेरी माँ ने अपनी माँ की निशानी, इनका जेवर बेच डाला। मेरे अब्बा ने अपनी जमीन जिस पर हम अनाज उगाया करते थे, वो गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए ताकि मेरी अच्छे घर में शादी हो सके और मैं खुश रह सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये शादी की है, वरना मैं देख सकती थी मेरे वालदैन की मुस्कुराहटों के पीछे छुपा हुआ दर्द। मैं तो रुखसत होकर यहाँ आ गई, मगर अब 2 से 3 दिन बाद कर्जदारों की लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी। आखिर लाखों रुपए का कर्ज वो कैसे चुका सकेंगे। भाभी हिचकियां बांधे रो रही थीं। इन्हें रोता देखकर मुझे शदीद दुख हुआ। मैं इन्हें चुप करवाने लगी और तसल्ली देते हुए बोली कि खुदा सब खैर करेगा। मैं अम्मी की जानिब से माजरत खा हूँ। इतना कहकर मैं भाभी को बमुश्किल बहलाते हुए कमरे में लाई ताकि इनका मेकअप थोड़ा ठीक करके बिस्तर पर बिठा सकूं। मगर इससे पहले ही बाई कमरे में आ चुका था। वही हुआ जिसका डर था। जब बाई ने अपनी बीवी को यूं बिखरी हालत में देखा तो मजीद आग बगोला हो गया। वो गिला करते हुए कहने लगा कि तुम पहली दुल्हन होगी जो सुहागरात को शोहर का इंतजार करने की बजाय नंद के साथ घूम रही हो। और ये हुलिया क्या बना रखा है, रो किस लिए रही हो, किसकी फूड़ी बिछी है यहाँ। पहले अम्मी और अब बाई का बरसना देखकर भाभी खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और मेरे पीछे मारे खौफ के चुप कर रोने लगी। वो आज बाई से पहली बार मिल रही थी और पहली ही मुलाकात पर बाई इन पर बरस पड़े थे। मैंने बाई को घूरी डालकर देखा और बोली, बाई कुछ तो ख्याल करें, ये बीवी है आपकी और इन्हें तो अम्मी ने भुला लिया था। मगर बाई ने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवाया और कमरे से जाने का कहा। मैं जाती भी तो कैसे, भाभी ने मुझे मेरे दुपट्टे से पकड़ रखा था। मगर खैर, मैंने इन्हें समझाया और बाई को भी इशारों से नरमी से बात करने का कहकर कमरे से बाहर आ गई। एक नजर बंद दरवाजे पर डालकर गहरी सांस खारिज की थी। इतनी मासूम और नेक सीरत लड़की न जाने क्यों मेरे भाई के मुकद्दर में लिखती गई थी। मैंने तो पहली नजर में ही भांप लिया था कि भाभी के घर वाले मेरे अम्मी की डिमांड पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। मगर खैर, मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे वो लम्हे याद आए जब हम भाभी के यहाँ इन्हें देखने गए थे। इससे पहले कई जगह अम्मा और हाला बाई का रिश्ता देखने गई, मगर मेरी अम्मा के इखलाक के साथ साथ मेरे भाई की कम तालीम और इसके उठने बैठने का अंदाज देखकर ही
सब ने मना कर दिया था। मैंने तो सबसे बड़ी गलती ही यहाँ आकर की कर दी थी। अम्मा और खाला की बातें सुन सुनकर तो मेरा सर शर्म से झुकता चला जा रहा था। मैंने एक नज़र इस घर पर दौड़ाई। मामूली सा किराए का मकान और चंद जरूरत की अशिया के अलावा आखिर था ही क्या इस घर में। मुझे तो इस घर को देखकर ही अंदाजा हो चुका था कि मेरी भाभी के मेके वाले हमसे भी गे गुजरे हैं। मगर हैरत तो मुझे अपनी माँ पर थी। इन्होंने तो पूरे गांव में डंडोरा पीट रखा था, बहू लाऊंगी तो ऐसे घर से जो ट्रक भरकर जहेज लाएगी। गांव की औरतें तो जल भुन जाएंगी जब मेरी बहू का जहेज देखेंगी। इसी पल में ख्यालों की दुनिया से निकलकर बाहर आई, क्योंकि मेरी होने वाली भाभी लाइबा मेरी जानब चाय बढ़ा रही थी। मैंने मुस्कुराकर इसके हाथ से चाय का कप ले लिया। वो उम्र में मेरे ही जितनी थी, मैट्रिक तक पढ़ी होगी, कोई 17-18 साल की। माँ बाप की पहली औलाद थी। इसके बाद भी 6 मजीद बहनें मौजूद थीं। शायद तभी वक्त से पहले ब्याहना चाह रही थीं। खैर मुझे तो मेरी भाभी बहुत पसंद आई थी। इंतहाई खूबसूरत और नरम मिठास भरा लहजा रखने वाली लड़की थी। चाय देकर जूं ही वो मेरे पास बैठने लगी तो मेरी खाला फौरन बोली, अरे अरे बेटा, बैठ कहाँ रही हो, जरा यहाँ सामने खड़ी हो, हमें देखने तो दो, आखिर हमारे घर की बनने वाली बहू है कैसी। इस पर लाइबा शर्म से मुस्कुराकर सामने बतौर नुमाइश खड़ी हो गई। खाला मेरी माँ से सरगोशी करते हुए बोली, बाजी देख लो जरा ध्यान से, लड़की में कोई नुक्स वगैरह तो नहीं है, शक्ल सूरत से तो ठीक ही है। बस खाला की सरगोशी भी ऐसी थी कि वो मेरे साथ साथ लाइबा की माँ भी सुन चुकी थी। मगर क्या करती, आखिर बेटी वाली थी। खाला बार बार लाइबा को घुमा कर तो कभी चला कर यूं चेक कर रही थी, गोया कुर्बानी के लिए जानवर पसंद करने आई हो। मुझे तो सच चिढ़ महसूस हुई थी इनके इस रवैये से। मगर ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर अम्मी हमसे भी कम दर्जे के लोगों के घर रिश्ता करने के लिए मान कैसे गई थी। लड़की को अच्छा खासा देखने के बाद मेरी अम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और फिर चंद ही रोज में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मगर हैरत तो मुझे खाला और अम्मी पर हुई थी, जिन्होंने मिलकर जहेज की इतनी लंबी फहरिस्त तैयार की थी कि मैं चकरा कर रह गई। इस चीज का मुतालबा कर दिया था जो आज तक हमने अपने घर में नहीं लाई थी। मुझे तो भाभी के घर वालों की फिक्र सताने लगी। अम्मी को समझाने की भी कोशिश की, मगर वो तो मुझे झिड़क कर चुप करवा दिया करती। इनका कहना था कि ऐसे जरा लड़की वालों पर दाग बैठ जाती है, वो सारी उम्र दबाव में नीचे लग कर रहते हैं। मेरी समझ से तो बाहर थी इन दकियानूसी औरतों की बातें और इनके रीत रिवाज। मुझे तो बस भाई की शादी एंजॉय करनी थी। मगर शादी की रात ही बेचारी भाभी को अम्मा और भाई ने आड़े हाथों लिया था। 2 दिन बाद से ही अम्मा ने भाभी पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी थी। वो एक अच्छी बहू की तरह पूरे घर के काम करती रहती। भाई के बोलने का अंदाज बेहद बुरा था। वो इस कदर अजीब जाहिलाना अंदाज में बोलते कि मुकाबिल खड़ा दंग रह जाता। भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वलीमे के 1 हफ्ते बाद भाभी की माँ और इसकी बहनें मिलने के लिए हमारे घर आईं तो अम्मा का चेहरा उतर गया। एक माँ और 6 बहनें जब एक कितार से घर में दाखिल हुई तो अम्मा की भवें उचक गईं। वो फौरन बुलंद आवाज में बोली, ये क्या रेवड़ घर में घुसा चला आ रहा है, बेटी का ससुराल है या कोई पिकनिक पॉइंट जो सब धड़ाधड़ मुंह उठाकर चली आ रही हो। मैं तो शर्म से जमीन में दंसने लगी थी। बस कोई जगह ना मिली जहां अपना मुंह छुपा सकूं। भाभी जो खुशी से अपनी माँ बहनों से मिलने जा रही थी एकदम से टटक गईं। चेहरा तो मानो सफेद पड़ चुका था। वहीं भाभी की माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी दर आई और वो हड़बड़ा कर कहने लगी कि बहन जी, वो बस बच्चियां अपनी बहन को याद कर रही थीं, इसलिए सब मिलने चली आईं। वो इतना ही बोल पाई थीं। इनके चेहरे पर मौजूद खुशियां तो जैसे फीकी पड़ गई थीं। बेचारी मुजरमों की तरह मेरी माँ के सामने खड़ी थीं। अम्मा ने पानी मुंह में लेकर कुल्ली की और फिर बोली, बेटी ब्याहे अभी हफ्ता भर हुआ और याद सताने लगी, कहो तो वापस वहीं भिजवा दूं, रख लेना अपनी बच्ची को अपने पहलू में बिठाकर। अम्मा इतना कहकर तंज करते हुए सर झटकने के बाद वहां से उठकर कमरे में चली गईं। मगर जाने से पहले मुझे कहने लगी, चीनी दूध फालतू नहीं आया हुआ, खबरदार जो लवाजमात पेश किए सादे पानी पर हीटर हाउ और चलता करो। ये अल्फाज वहां मौजूद सभी लोगों ने सुने थे। इनकी तो अम्मा ने झोलियां भर भर कर बेइज्जती कर दी थी। वो लोग बमुश्किल 10-15 मिनट ही रुक पाए, अपनी बेटी से मिले, हाल अहवाल तो इसका वो देख ही चुके थे और फिर वापस बगैर कुछ खाए पिए चले गए। भाई भी दूसरे कमरे में मौजूद था, मगर बाहर आकर मिलने की कोशिश नहीं की थी।
इन्हें घर से जाता देखकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और खामोशी से घर के कामों में लग गई। मेरा भाई कोई नौकरी नहीं करता था, सुबह सवेरे घर से निकल जाया करता था और यूं ही दोस्तों के साथ सारा दिन गुजारने के बाद वापस घर आ जाया करता था। भाभी भाई से कहने लगी, आप कोई काम क्यों नहीं करते? अब तो मेरी जिम्मेदारी भी आप पर आ चुकी है, मुझे भी पैसों की जरूरत है। मगर भाई ने भाभी की हुई हर एक बात जाकर माँ को बताई। माँ तो जैसे इसी एक मौके के इंतजार में थी। फौरन भाभी को अपने पास बुलाया और इसे डांटते हुए झिड़क कर कहने लगी, ये मेरा बेटा है, कमाए ना कमाए इससे तुम्हें क्या मसला है? तुम कौन सा भूखी रहती हो? तीनों टाइम खाना खा कर ही सोती हो। भाभी ने तो ये एक राज तराना बात अपने शोहर से की थी, मगर मेरा भाई तो हर बात ही माँ को बताया करता था। आखिरकार भाई ने कुछ वक्त बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इस कारोबार को शुरू करने के लिए इन्हें 1 लाख रुपए की जरूरत थी। इन्होंने अम्मी के सामने फरमाइश रखी। अम्मी ने तो फौरन हाथ खड़े कर दिए और बोली कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, जो भी पैसे थे वो तेरे वलीमे पर खर्च कर दिए। अगर इतनी ही जरूरत है तो जाकर अपनी बीवी से बोल, अपने ससुरालियों से कह, वही तुझे देते हैं पैसे। आहिर को इनकी बेटी की फरमाइश है कि इसका शोहर कोई काम काज करे, बिजनेस करे। इतना सुनना था कि भाई भाभी के पास गया और जाकर कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तुम जाकर अपने वालदैन से कहो कि मुझे पैसे दे दें। भाभी तो परेशान हो चुकी थी। आखिर इसके वालदैन इतने पैसे कहाँ से देते? पहले ही इन पर शादी का कर्ज चढ़ा था। मगर भाई ने इन्हें सख्त लहजे में तलकीन की कि मुझे पैसे ला कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूरन भाभी को अपने मैके जाना पड़ा और इन्हें वो सब बताया जो भाई कह रहे थे। वो भी मजबूर थे, अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे। इसलिए भाभी के बाप ने कहीं से मांग तांग कर 70,000 रुपए मेरी भाभी के हवाले किए। भाभी जब वापिस आई और आकर वो पैसे भाई को दिए तो वो नागवारी से भाभी को देखने लगे कि उनके पैसे पूरे नहीं थे। इन्होंने फिर भी भाभी को बेहद बातें सुनाई और वो पैसे लेकर घर से चले गए। कुछ रोज तक तो भाई घर में ही दाखिल ना हुआ। हम सब परेशान होने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस था जो वो अभी तक कर नहीं आ रहे हैं। इनसे तो हमारा राब्ता ही बंद हो चुका था। मगर फिर 3-4 रोज बाद घर वापिस आए और अम्मा से कहने लगे कि अम्मा वो पैसे तो मुझसे यूं ही दोस्तों में खर्च हो गए, मुझ पर तो बिजनेस के नाम पर कर्ज भी चढ़ चुका है। एक तो पहले ही 70,000 था, इस तरह हजारों में से मैंने कुछ खाने पीने में उड़ा दिए। फिर क्या था, एक बार फिर अम्मा और भाई ने भाभी को तंग करना शुरू कर दिया कि वो जाकर अपने मैके से पैसे लेकर आए। भाभी थोड़ा परेशान हो चुकी थी क्योंकि इनके वालिदैन पहले से ही कर्ज में डूबे थे। वो मेरे पास आई और आकर रोने लगी, कहने लगी कि मैं मजीद रकम कहाँ से लाऊं, मेरे वालिदैन पहले ही कर्ज में डूबे हैं। इन्होंने हर जगह से वैसे ही दबाव डाला जा रहा है। मैंने अपनी तरफ से अम्मी और भाई को बहुत समझाने की कोशिश की कि भाभी इतनी रकम नहीं ला सकती, इनके वालिदैन पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। मगर भाई ने तो बुलंद आवाज में भाभी को बातें सुनाना शुरू कर दी। वो इन्हें गालम गलोच देने पर उतर आए थे। इस वक्त जब मेरी नजर दरवाजे की जानिब पड़ी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि भाभी के अब्बू दरवाजे के पास खड़े थे और सारी बातें सुन चुके थे। अपनी बेटी की यूं तजलील और बेइज्जती सुनकर इनका हाथ अपने सीने पर जा चुका था। इन्होंने तो अपनी बेटी को खुद से बड़े घर में देखकर इसकी खुशियां चाही थी, इसलिए हर कर्ज उठाया था कि इनकी बेटी घर में खुश रहे। मगर इसके बावजूद इनकी बेटी की इज्जत 2 कौड़ी की भी ना थी। ये देखकर इनको हार्ट अटैक आया और वहीं बेहोश होकर गिर के भाभी की जान पर बन आई थी। वो लोग फौरन भाभी के अब्बू को अस्पताल लेकर गए, मगर वो तो वफात पा चुके थे। यह सदमा भाभी और इनकी अम्मी और बहनों के लिए बहुत बड़ा था। आखिर वही तो इनके वाहिद कफील थे। मगर इसके बावजूद मरने के बाद हमारे गांव की रीत रिवाज के मुताबिक खाने पीने का खर्चा और इस जैसे तमाम तर इंतजामात इन्होंने खुद ही अदा किए थे। मेरी अम्मी और भाई ने तो इनकी जरा भी कोई मदद ना की थी, उल्टा बात बात पर नाक मुंह चढ़ाकर तंज करने लगे थे। भाभी को अपने मैके में सिर्फ 3 दिन ही रहने की इजाजत मिली थी। इसके बाद मेरी माँ गई और भाभी को वापस अपने घर ले आई। अब तो भाभी की जिंदगी अम्मी ने मजीद अजीरन कर दी थी। वो बात बात पर इन्हें ताने दिया करती थी। भाई का रवैया तो पहले ही भाभी के साथ कुछ खास नहीं था। वो तो अपनी बीवी को इज्जत मुकाम दे ही ना पाए थे। कुछ वक्त यूं ही गुजरा और एक बार फिर भाई ने बिजनेस के नाम पर कुछ कर्ज उठाया और वो नुकसान में तब्दील हो गया। वो एक बार फिर भाभी पर दबाव डालने लगे कि जाकर अपनी माँ से कहो मुझे पैसे दे। मगर भाभी ऐसा कैसे करते
भाई से जुबान दराजी करते हुए कहने लगी कि मेरी माँ कोई पैसे नहीं देगी। अब इनके पास सिर्फ वो घर ही बचा है जिसमें वो रहते हैं। इन्होंने अपनी जमीन तो कब की बेच दी थी, क्योंकि वो मेरी शादी का खर्चा नहीं उतार पा रहे थे। इसके बावजूद आप मुझसे और पैसे मांग रहे हैं। मेरे सर पर तो मेरे बाप का साया भी नहीं रहा, अब तो मुझ पर रहम करें। भाई ने जब भाभी के मुंह से ये सुना तो वो गुस्से से भाभी को देखते हुए इन्हें थप्पड़ मार गए और इसके बाद मारते ही चले गए। मैंने आगे बढ़कर भाई को रोकना चाहा तो इन्होंने मुझे भी धक्का देकर दूर कर दिया और कहने लगे कि ये कैसी बदतमीज बीवी है, माँ ले आई है जो मुझसे जुबान चलाती है। भाभी जमीन पर गिर चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने भाई को इनसे दूर किया और भाभी को उठाकर अपने कमरे में ले गई। वो रो रही थी। आखिर इनके साथ हो भी तो ज्यादती रही थी। अब तो भाई का ये रोज का मामूल बन चुका था। वो रोजाना भाभी को घर से निकाल देते कि जाओ जाकर अपनी अम्मी से पैसे मांग कर लाओ। भाभी रोज जाती और खाली हाथ वापस आ जाती। इन्हें खाली हाथ देखकर भाई एक बार फिर भाभी पर तशद्दुद करना शुरू कर देता। अम्मा भी भाई को मजीद तैश देती कि और मारो, ये मारो, मार खाएगी तभी पैसे लेकर आएगी। एक रोज तो भाभी फट पड़ी। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि वो मुझे कैसे पैसे देंगी, इनके घर तो 10 रुपए का नोट भी मौजूद नहीं है। कितने ही दिनों से इनके यहाँ खाना नहीं बना। घर में मौजूद थोड़े बहुत आटे से वो रोटी बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस हालत में वो मुझे पैसे कैसे दे सकते हैं। खुदारा इनकी हालत पर रहम करे और बेकसूर मुझे सजावार ना ठहराए। भाभी गुस्से से बोली थी। भाई ने जब इनके मुंह से ये सुना तो करहत लहजे में कहने लगे कि अगर तुम लोग अब मुझे पैसे नहीं दे सकते तो फिर तेरा मकसद क्या है मेरी जिंदगी में। अम्मा भी फौरन वहां पहुंची और गुस्से से बोली, हाँ जब तू पैसे नहीं दे सकती तो फिर अब हमारे घर में रहने का भी तेरा कोई हक नहीं। इतना कहना था कि भाई ने भाभी को तलाक दे दी। वो जैसे जैसे तलाक दे रहे थे वो आगे बढ़कर रोते चिल्लाते हुए इनके मुंह पर हाथ रखने की कोशिश कर रही थी कि खुदारा मुझ पर ये जुल्म मत करे। मगर भाई ने 3 बार तलाक बोलकर ही छोड़ा और फिर भाभी को मारकर इसके धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इतनी देर भाभी दरवाजे के पास बैठकर रोती चलाती रही और मैं वहीं अम्मी और भाई को देखकर रोने लगी और इनसे कहने लगी कि मैं भी आप लोगों से जुबान दराजी कर रही हूँ, मुझे भी मारकर निकाल दे। आखिर क्या बिगाड़ा था इस मासूम यतीम लड़की ने जो आपने इनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। ये मत भूलें कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज आपने किसी की बेटी के साथ ऐसा सलूक किया तो कल मेरे साथ भी ये सब होगा जो इनके साथ हुआ है। मगर आपको क्या, जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत ना कर सका, इसके दिल में आखिर अपनी बहन की क्या इज्जत होगी। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो शायद आप अपनी बीवी की भी इज्जत कर लेते। भाभी रोते हुए वहां से जा चुकी थीं। कुछ रोज यूं ही खामोशी की नजर हो गए। चंद रोज बाद जब मैं भाभी के घर से गुजरी तो मैंने देखा इनके घर का दरवाजा खुला था। मैं शर्मिंदा थी मगर फिर भी मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा भाभी और इनकी बहनें लावारसों की तरह घर में बैठी थीं। इन्हें देखकर मुझे रोना आया और मैं इनसे माफी मांगने लगी, मगर मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। चंद रोज बाद मेरे भाई को एक नोटिस मिला जिसमें दर्ज था कि वो मेरी भाभी के हिस्से का जहेज का सारा सामान और इनके अबू से लिया गया कर्ज इन्हें वापस कर दें। वो कोर्ट की तरफ से आर्डर था। भाई और माँ के कानून से धुआं निकला था। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाभी इतनी चालाक भी हो सकती है, मगर फिर भी आदत से मजबूर होकर दोनों भाभी को ही बातें सुनाने लगे। मगर चूंकि कोर्ट का आर्डर था इसलिए हमें मानना पड़ा। तमाम तर भाभी की जहेज का सामान और लाखों में लिए गए पैसे सब कुछ इन्होंने भाभी को कोर्ट के जरिए वापस करना पड़ा। मैं खुश और मुतमिन थी। इसके बाद मैंने भाभी और इसकी बहनों को मशवरा दिया, जिसके बाद इन्होंने घर में ही एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया। इनकी बहनें और माँ इंतहाई मेहनती थी। वो लोगों के कपड़े सिलाई करने के साथ साथ सिखाते हुए अपना अच्छा गुजर बसर करने लगी। मगर आज तक मैंने अपनी अम्मी और भाई को भनक भी नहीं लगने दी कि वो कोर्ट का आर्डर और तमाम तर नोटिस में मैं खुद भी मुलव्वस थी।